जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो एलन मस्क का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल आया है, GROK, ग्रॉक। इसके बारे में 2 दिन से तहलका देश के अंदर मचा हुआ है। ग्रॉक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका कैसे उपयोग होता है। आशा है आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल सुने होंगे और आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं होती। जो भी सूचनाएं अलग अलग स्रोतों से, लाखों हजारों स्रोतों से कंप्यूटर के पास होती हैं, उस आधार पे कंप्यूटर आपसे इंटरैक्ट करता है। जो प्रश्न आप पूछते हैं उसका जवाब देता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद लोगों की नौकरियों में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। तो आप देखते हैं, आप अपनी एयरलाइंस के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो आपको खुद बता देता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कि आपकी फ्लाइट इतनी डिले है। आप आईसीआईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से कहीं भी आज की तारीख में डिस्कशन करते हैं तो वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर आपको जवाब देता है। आप देखते होंगे, आप कई प्रश्न पूछते हैं, वो आ जाता है कि व्हाट्सएप पे, हाय कैन आई हेल्प यू, और वो आपके प्रश्नों का जवाब कंप्यूटर देता है, आप नहीं, वो कोई व्यक्ति नहीं। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लेटेस्ट मॉडल, ऐसा कहना है एलॉन मस्क का, वो लेके आए हैं, जिसके माध्यम से अगर आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उसके डेटा बैंक में हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे, सारे एविडेंसेस के बेसिस पे वो सारी सूचनाएं एकत्रित करके आपको आपकी भाषा में जवाब देता है। अगर आप हिंदी में पूछते हैं तो वो हिंदी में जवाब देता है, इंग्लिश में पूछते हैं तो इंग्लिश में जवाब देता है, और जिस प्रकार की आपकी साइकोलॉजी है उसी प्रकार से जवाब देता है। अब मैं तो उतना आईटी सेवी हूं नहीं, मैंने तो कोई प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि जो लोग थोड़ा गाली गलौज करते हैं उनसे वो गाली गलौज करके भी बात कर लेता है। माने जैसे आप बात करेंगे कंप्यूटर वैसे ही आपको जवाब देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रॉक के बारे में आप जानकारी आपको मिल गई, ये उसका थोड़ा सा मैंने अपने शॉर्ट में उसको बता दिया। 2 दिन से इसलिए तहलका मचा हुआ है कि जितने भी लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और उसको सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित किया है, उस समय बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के जवाब हैं जो कि जो सत्ता पक्ष है आज की तारीख में उसको असहज करते हैं, उसको परेशान करते हैं। और यह माना जा रहा था कि एलॉन मस्क उसी प्रकार से साहब का खासम खास आदमी है, जैसे हमारे नेता माननीय मोदी जी का गौतम अडानी खासम खास आदमी है। और ये माना जा रहा था कि जब मोदी जी वहां यात्रा करने गए थे और एलन मस्क साहब से मिले थे, तो वहां एलन मस्क अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी आया के साथ और अपने बच्चों के साथ मोदी जी से मिलने आ गए थे, जबकि ऑफिशियल मीटिंग्स में परिवार का कोई रोल नहीं होता, परिवार एक अलग मीटिंग होती है। और एलन मस्क जैसे एक बड़े पूंजीपति, वर्ल्ड के सबसे बड़े पूंजीपति के साथ जब बैठक होगी तो मानी बात है कि मोदी जी गए होंगे तो कोई ऐसी डील करने गए होंगे जिससे भारत का फायदा हो, लेकिन लग रहा था कि ऐसे ही एक कर्टिसी डील है, जैसे कर्टिसी डील उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से की थी। अच्छा, अभी तक अब इतने ज्यादा अटैक हो गए और इतने ज्यादा प्रश्न उठ गए हैं कि उससे बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा, ये पूछा कि भारतवर्ष के अंदर सबसे अच्छा योग्य नेता कौन है, तो ये ग्रॉक कहता है कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी और राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं हिंदू मुसलमान धार्मिक एकता के बारे में, देश को एकत्रित करने के बारे में, जोड़ने के बारे में, और राहुल गांधी एक योग्य नेता है। भाई हम तो ये आशा कर रहे थे कि वो अमित शाह साहब का नाम लेंगे, मोदी जी का नाम लेंगे, योगी जी का नाम लेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर में और सारी एनालिसिस करने के बाद वो ग्रॉक ने कहा कि ये राहुल गांधी भारत के एक सबसे योग्य नेता है। अब मानी बात है कि ऐसी बात लोग कहेंगे तो जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कर रहे थे उनको निराशा होगी, और जो लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे उनको आशा बधेगी। दूसरा ये कहा जा रहा था कि जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि मैं असम गया था
और जब वो असम गए तो उन्होंने कहा कि जब ये असम का आंदोलन चल रहा था उस समय मैंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और मैं जेल में रहा था, 6-7 दिन में जेल में रहा था। जब ये प्रश्न पूछा गया ग्रॉक से तो ग्रॉक ने कहा कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं है, कोई ऐसी हमारे पास जानकारी नहीं है कि अमित शाह जी जेल में गए, लेकिन इसके लिए उस समय के जो मूवमेंट के पार्ट लेने वाले लोग थे उनसे पूछ के आप पता चला सकते हैं, लेकिन हमारी सूचना के अनुसार वो जेल नहीं गए। एक प्रश्न पूछा गया कि नेहरू परिवार का भारतवर्ष के लिए क्या योगदान है, तो उन्होंने कहा कि जो पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार था, इन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी उसका 98% देश को दान दे दिया था, 98%। और इतना बड़ा योगदान हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी राष्ट्र के लिए नहीं किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार ने किया। और मैं क्योंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं तो मैं जानता हूं कि किस प्रकार से इसके अंदर आनंद भवन इंक्लूडेड नहीं है, जबकि प्रयागराज के अंदर आनंद भवन अगर आज जाके देखेगा और बिल्कुल प्राइम प्लेस है, बिल्कुल सेंट्रल प्रयागराज के अंदर है वो। अब प्रयागराज के अंदर आप जानते ही आज के जमीन की कीमतें, तो उसको न जोड़ने के बावजूद आज के तारीख में जो उन्होंने उस समय संपत्ति दान की थी उसकी कीमत आज 25-30 हजार करोड़ होगी। और उस परिवार पे आरोप लगाते हैं, उन्हें मुसलमान कहते हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन 98% अपनी संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी देश के लिए, क्योंकि उस समय देश को आवश्यकता थी। इसके बाद यह पूछा गया कि क्या सावरकर ने माफी मांगी थी, तो ग्रॉक ने कहा कि हां सावरकर ने माफी मांगी थी और उनको पेंशन में भी ली थी। अब जैसे राहुल गांधी पे कहा जाता है कि उन्होंने सावरकर को माफी वीर क्यों कहा, हम तो नहीं कहते, डायरेक्टली भी नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए भाई, हमें क्या पता माफी मांगी कि नहीं मांगी, हम तो केवल जो एविडेंसेस लोग दिखाते हैं उसमें मान जाते हैं। लोग कहेंगे कि नहीं एविडेंसेस है तो मना कर देंगे। तो ये कहता है कि सावरकर ने माफी भी मांगी थी और पेंशन भी ली थी। और इसके बाद अगर ये सूचना ग्रॉक कह रहा है और उसके पास सारे एविडेंसेस और सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और सारे स्रोतों से जो सरकारी सूत्र या आधिकारिक सूत्र हैं और ऐतिहासिक सूत्र हैं उसके आधार पे वो कह रहा है कि सावरकर ने माफी मांगी थी, तो हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर ने माफी मांगी थी, पेंशन ली थी। फिर उसी को काउंटर करने के लिए किसी भक्त ने पूछा ग्रॉक से कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने भी माफी मांगी थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि लोगों ने माफी मांगी थी, और ये भी कि हाँ पैसा जरूर महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन वो किसी प्रकार की पेंशन नहीं थी। जैसे मान लीजिए किसी को कोई ग्रांट दे दे या कोई इनाम दे दे कि आपने बहुत अच्छा काम किया या आपने कोई खराब काम किया या कोई चीज, तो एक प्रकार का वो एक ऐसा सहयोग था, लेकिन उसका ये नहीं था कि महात्मा गांधी ने उसका पर्सनल उपयोग किया या अपने परिवार के लिए उपयोग किया या किसी उद्देश्य के लिए उसको दिया गया था। अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई अगर क्रिमिनल भी है या कोई गलत आदमी भी है, अगर बहुत अच्छा काम देश के लिए कर देता है तो कानून के अनुसार उसको उसका इनाम दिया जाएगा, जैसे होता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब ये चर्चा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के अंदर फैली हुई है। अच्छा, अभी तक इस प्रकार की जो भी सूचनाएं आती थी उसमें अगर कहीं हमारे देश के सत्ता नशीन लोगों के ऊपर कोई वार होता था तो भक्तगण पूरी तरह से उस पर कूद पड़ते थे, उसका विरोध करने लगते थे, और उनका सबसे पहला कहना ये होता था कि ये जॉर्ज सोरोस की कार्रवाई है और ये जॉर्ज सोरोस के एजेंट्स है, जो जॉर्ज सोरोस ये कर रहा है। अब वहां भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। देखिए अमेरिका के अंदर दो सबसे काफी बड़े, मतलब एलन मस्क तो बहुत ही बड़े हैं और जो जॉर्ज सोरोस हैं वो भी अच्छे खासे बड़े हैं। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही बात है कि उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। जो जॉर्ज सोरोस हैं वो एलन मस्क का विरोध करते हैं, खुलेआम करते हैं। एलन मस्क खुलेआम जॉर्ज सोरोस का विरोध करते हैं। जो जॉर्ज सोरोस थे वो बाइडेन साहब के आदमी थे, मतलब उनके समर्थक थे, और जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो एलन मस्क हैं। इसका माने उन्होंने प्रतिद्वंदिता है। तो ये कहना कि एलन मस्क जॉर्ज सोरोस के आदमी हैं, ये इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। और दूसरी बात ये, एलन मस्क ज्यादा बड़े कद के नेता हैं और आज की तारीख में उनका नेता डोनाल्ड ट्रंप देश का राष्ट्रपति है। बाइडेन चले गए हैं जो जॉर्ज सोरोस के साथ थे, और जॉर्ज सोरोस के बहुत सारी योजनाओं को डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया। तो ये एलन मस्क पे तो आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि अमेरिका की दोनों बड़ी राजनीतिक शक्तियां, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, तो डेमोक्रेट्स का रिप्रेजेंटेशन बाइडेन करते हैं और रिपब्लिकन्स का रिप्रेजेंटेशन डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, वो भी क्या मोदी जी के खिलाफ हैं। और वो दो बड़े पूंजीपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, एलन मस्क, और बाइडेन साहब के समर्थक हैं जॉर्ज सोरोस, ये भी मोदी जी का विरोध करते हैं। क्योंकि जॉर्ज सोरोस के बारे में तो कभी भी कोई चीज होती थी हिंदुस्तान के अंदर तो उसमें जॉर्ज सोरोस का नाम ले लिया जाता था। अब एलन मस्क का भी नाम लेने की मुश्किल आ गई कि कैसे उसके साथ करें। अच्छा, इसके बाद मैं देख रहा हूं 2 दिन से सन्नाटा है, बिल्कुल सोशल मीडिया पे इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, एक और इसमें डिस्कशन करने की आवश्यकता है कि क्या हम लोगों को जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है, ये ग्रॉक द्वारा ये कहा जा रहा है और सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है, क्या हमको इस पर विश्वास करना चाहिए, क्या हमको प्रचारित प्रसारित करना चाहिए? इसमें भी मैं देख रहा हूं कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। एक बुद्धिजीवियों का वर्ग ये कहता है कि जो ये एलन मस्क हैं, ये बेसिकली एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। और एग्जाम्पल भी लोग सोशल मीडिया के अंदर दे रहे हैं। बिल्कुल जियो ने जैसे सस्ता प्लान दिया था, बाद में उसे महंगा कर दिया था, आपका सारा डाटा ले लिया था, आपके सारे प्रेफरेंसेस ले लिए थे और बाद में उसको एक्सप्लॉइट किया था। उसी प्रकार से जॉर्ज सोरोस करेगा, ये एलन मस्क करेगा। बिल्कुल सही बात है, करेगा, मैं भी जानता हूं करेगा, कोई भी पूंजीपति करता है। बल्कि हमारे सारे डाटा आज की तारीख में बिक रहे हैं और लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। बैंकों के पास भी है, सबके पास हमारा डाटा है, मतलब हमारा डाटा हमारे पास है, ऐसा कोई मानना जो है उचित नहीं। तो ये एलन मस्क नहीं करेगा, ये तो मैं नहीं मानता, एलन मस्क भी ये करेगा। ये भी सही बात है कि ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म इससे बनाया है वो ये हम भारतीयों को उसको पब्लिसाइज करने के लिए और एडवर्टाइज करने के लिए यूज कर रहा है। ये भी बात बिल्कुल सही है, वो कर रहा है और हम लोग कर रहे हैं। भाई, हम सोशल मीडिया पे वो लोग जो आज के तारीख में भारत के अंदर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मान रहे हैं कि सत्ता जो हमारे देश के अंदर धार्मिक विभाजन कर रही है उसका विरोध होना चाहिए, हम लोग खुश हैं, हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। और जो लोग सत्ता के समर्थक हैं वो चुप बैठे हुए हैं। मानी बात है कि हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, इससे एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इससे एलन मस्क को फायदा हो रहा है, इससे ब्लॉक को फायदा हो रहा है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन प्रश्न ये है कि जो आज के तारीख में कह रहे हैं कि ग्रॉक का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने से एलन मस्क को फायदा होगा और इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, और ये उसी प्रकार से करेगा जैसे कि जयप्रकाश नारायण ने किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिस प्रकार से अन्ना हजारे ने किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ। और इस प्रकार से वो सत्ता विरोधी लहर में चढ़कर जनता की सहानुभूति प्राप्त करके जनता का साथ लेके और बाद में पलट जाएगा। देखिए, अब इन दोनों में अंतर है। ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय जो सत्ता थी, इंदिरा जी के जमाने में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, मैंने भी उसमें जयप्रकाश जी के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, इंदिरा जी का विरोध किया था, क्योंकि इमरजेंसी लगाना लोकतंत्र के विरोध में था। मैं मानता था, आज भी मानता हूं। यह भी मैं मानता हूं कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, एक फर्जी आंदोलन था, एक ढोंगी आंदोलन था, और एक अच्छे व्यक्ति को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति को सत्ता से हटाने के लिए आरएसएस और बीजेपी का षड्यंत्र था, यह मैं मानता हूं। लेकिन आज का जो ये एलन मस्क का ग्रॉक कर रहा है, ये उस सत्ता के खिलाफ बोल रहा है जिस सत्ता को हम मानते हैं लोकतंत्र और संविधान की हंता है और जो देश के अंदर धार्मिक विभाजन कर रहा है। तो अगर एलन मस्क अन्ना हजारे बनने का प्रयास कर रहा है तो हम उसे क्यों रोकें? जबकि अन्ना हजारे को तो सब जानते थे, विनोद राय भी जानते थे, बीजेपी भी जानती थी, आरएसएस भी जानती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री देश को अंदर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे के फर्जी आंदोलन का समर्थन इसलिए किया कि उन्हें मनमोहन सिंह और कांग्रेस को हटाना था। तो आज के तारीख में जो हम लोग बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की सत्ता देश के लिए अच्छी नहीं है, जो हिंदू मुसलमान के दंगे कराए, जो साउथ और नॉर्थ के बीच में डिवाइड कराए, एक तरफ पूरे साउथ के स्टेट्स हो जाए, एक तरफ पूरे नॉर्थ के स्टेट्स हो जाए, ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। जो बात हम कहना चाह रहे हैं, अगर ये बात ग्रॉक कह रहा है और एलन मस्क कहने का प्रयास कर रहा है तो हम उसका विरोध क्यों करें?
अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि 6 महीने के बाद एलन मस्क इसी सोशल मीडिया का उपयोग इसी सत्ता के समर्थन में करना शुरू कर दे, आफ्टर मोदी जी से और भारत सरकार से सारी सुविधाएं लेने के बाद। हो सकता है, पूंजीपति है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, हो सकता है कि बाहें मोड़ने के लिए और दबाने के लिए भारत सरकार को मोदी जी के लिए सारे प्रचार प्रसार कर रहा और उसके बाद पलट जाए और उसके बाद मोदी जी के समर्थन में बोलना पड़े, तो हम कैसे उसका विरोध करेंगे। देखिए, जहां तक मैं मानता हूं, ये देखिए, मैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं जो ये ग्रोथ कर रहा है मैं इसका समर्थक हूं और मैं भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूं। कारण यह है, देखिए, आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा, जो क्रिकेट का बैट्समैन होता है वो कभी आप अपने को बहुत ज्यादा किसी बॉल पड़ने के बाद कमिट नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा उसने कमिट कर दिया तो उसके बाद पलटना मुश्किल हो जाता है। और जो मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज हो रही है खुलेआम, जैसे मोदी जी की डिग्री के बारे में हो रही है, मोदी जी कम्युनल डिवाइड करते हैं, ये वो कह रहा है, राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, ये वो कह रहा है। अगर वो इस महात्मा गांधी की बड़ाई कर रहा है, नेहरू जी की बड़ाई कर रहा है, सावरकर की बुराई कर रहा है, इतना ज्यादा अगर कमिटेड स्टेटमेंट वो दे रहा है, तो इसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए वो पलट कैसे सकता है। अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, ये पलटे नहीं थे, ये एंटी कांग्रेसी थे और अंत तक एंटी कांग्रेसी रहे, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट से वो पलटे नहीं थे। लेकिन अगर एलन मस्क जिस कमिटमेंट के साथ आज ये उसका ग्रोथ कर रहा है, अगर इसे पलटेगा तो हम भी पलट जाएंगे। हम उस समय लेकिन अभी अगर जनमानस के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि वास्तविकता में देश के अंदर जो स्थिति है इसके हिसाब से यू नीड ए लीडर विच यूनाइट्स इंडिया, तो अभी हम उसके समर्थन में क्यों ना खड़े हों। हाँ, जब वो पलटेगा तो हम यही सारे ट्वीट्स उसके दिखाएंगे, यही सारे जवाब दिखाएंगे कि अचानक 6 महीने के अंदर ये अंतर क्या आ गया। तो अभी से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चिंतन करना, सोचना, उसकी क्या प्लानिंग है, उसका क्या दिमाग में है, किस प्रकार से हमको एक्सप्लॉइट करेगा। देखिए, हम तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और हम एक्सप्लॉइट होंगे, हम हुए थे, हम हो रहे हैं और होंगे, चाहे वो टाटा बिरला ने किया हो, चाहे अडानी अंबानी ने आज किया हो, हम तो एक्सप्लॉइट होंगे। हमारा सारा डाटा सबके पास है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। इसीलिए आप फेसबुक, गूगल पे कोई सर्च मारते हैं, उसके बाद आपको फेसबुक के अंदर उसी प्रोडक्ट के हजारों एडवर्टीजमेंट जाते हैं, तो हमारा सब डाटा सबके पास है। तो अगर वो डाटा चला जाएगा, वो हमको एक्सप्लॉइट करेगा। लेकिन आज के तारीख में अगर वो अन्ना हजारे बचने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मेरी विचारधारा है, अगर 6 महीने के बाद एलन मस्क हमारे कॉन्फिडेंस को पाने के बाद पलट जाए और फिर एक बहुत बड़ी डील मोदी जी से और भारत सरकार से लेके फिर मोदी जी और भारत सरकार का समर्थन करने लगे, तो हमारी पोजीशन ऑकवर्ड होगी। हमारी कोई पोजीशन ऑकवर्ड नहीं होगी। हम तब जैसे मोदी जी का और भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, वैसे एलन मस्क का भी विरोध करने लगेंगे, हम ग्रोथ का विरोध करने लगेंगे। मुझे नहीं पता जो मेरी विचारधारा है वो सही है। मुझे ये भी नहीं पता है कि जो मेरे उधर के लोग जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ का प्रचार प्रसार मत कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा विश्वास मत कीजिए, वो अपना फायदा उठा के, भाई फायदा तो उठाएगा, पूंजीपति है तो फायदा उठाएगा। मुझे नहीं पता मैं सही हूं या वो सही है, लेकिन मुझे आज के तारीख में लगता है जिस प्रकार के रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं और जिस प्रकार के पर्दाफाश हो रहे हैं, जिस प्रकार का दुष्प्रचार आईटी सेल ने, अमित मालविया ने और सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों ने किया है, अगर आज एलन मस्क उसको एक्सपोज कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस एलन मस्क के इस टूल का आज हम समर्थन करें। जब वो पलटेगा तो हम भी पलट जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।